2010 के अंदर जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट में से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए गए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस को चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं क्वेश्चंस के नंबर वही रखूंगी जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया वो था 21। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, मीन्स इनमें से वो कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने नहीं दिया है। ऑप्शन ए साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन बी टाइम एंड मोशन स्टडीज, ऑप्शन सी डिफरेंशियल वेज प्लान एंड ऑप्शन डी मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपको ये बताना कि इनमें से आपको ना इस नोट का जवाब देना, भाई इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन या फिर इनमें से कौन सा कंसेप्ट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने नहीं दिया है। भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट का तो हम सबको पता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी दिया है, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, और इस प्रिंसिपल का बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है विद द हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि भाई एक ही पर्सन होना चाहिए एक टाइम पर बॉस एक पर्सन के ऊपर, और फंक्शनल फोरमैनशिप में एक से ज्यादा बॉस वहां पर होते हैं। ये तो भाई कंट्रीब्यूशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बी ऑप्शन है टाइम एंड मोशन स्टडीज। टाइम एंड मोशन स्टडीज ऑल्सो गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन टाइम एंड मोशन स्टडीज में है क्या। जब जॉब एनालिसिस प्रिंसिपल करवाया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, तो वहां पर उन्होंने एक पॉइंट बताया था कि भाई किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का कोई ना कोई एक बेस्ट वे जरूर होता है। ठीक है, और किसी जॉब को परफॉर्म करने का बेस्ट वे वो होता है जिसमें टाइम कम लगे, मूवमेंट्स कम हो। मूवमेंट्स का मतलब होता है, मान लो कोई प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर 5 स्टेजेस आती हैं, या और यू कैन से 5 मूवमेंट्स वहां पर लगते हैं। तो वहां पर ये माना गया कि जितनी ज्यादा कम मूवमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा लेस स्टेजेस वहां पर होंगी, मतलब उससे टाइम कम लगेगा। जितनी ज्यादा कम मूवमेंट्स होंगे उससे कॉस्ट कम लगेगी। तो टाइम एंड मोशन स्टडीज का मतलब है भी जिस तरीके में जॉब को करने में टाइम कम लगे और मूवमेंट्स कम हो, मोशंस कम हो, तो वो बेस्ट तरीका वहां पर कहलाता है। इवन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये भी कहा कि जो लिस्ट इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, और जो असेंशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं उनको रखना चाहिए। सो दैट इज टाइम एंड मोशन स्टडीज बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंशियल वेज प्लान। देखो, दो एम्प्लॉय है ए और बी। ए जो है ये अपने काम को बिल्कुल टाइम पर करता है, ठीक है, जो भी टारगेटेड जो टाइम दिया होता है, भाई आपको 16 तारीख को अपना काम सबमिट करवाना है, तो वो हो सकता है कि 15 को या 14 को ही सबमिट करवा दे, ठीक है। और बी जो है ये अपने काम को टाइम पर नहीं करता, तो और यहाँ पर ए जो है वो ज्यादा काम करता है, मतलब ये ज्यादा यूनिट्स निकालता है, और बी जो है वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों के वेजेस में क्या होगा, इन दोनों के वेजेस में डिफरेंस होगा। मींस ए जो है उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगी और बी जो है उसको ए के कंपैरिजन में कम वेज मिलेगी। क्यों? बिकॉज उन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी के लिए वो अलग अलग है। तो इसीलिए फॉलो अप किया जाता है डिफरेंशियल वेज प्लान फॉर दोज एम्प्लॉय जो कि अलग अलग क्वांटिटी में काम करते हैं। अब जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज आवर आंसर, बिकॉज मॉडर्न मैनेजमेंट इज नॉट मेन कंट्रीब्यूशन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने नहीं दिया है। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट जो है गाइस ये मेनली रिलेटेड है पीटर एफ. ड्रकर से। ठीक है, बिकॉज एफ.डब्ल्यू. टेलर ने शॉप फ्लोर लेवल के बारे में बात की है, लेकिन पीटर एफ. ड्रकर ने बात की है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी दिया, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि भाई वर्कर्स को सिर्फ काम ही नहीं बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी करवाना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 22वां क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था वो था लिस्ट का क्वेश्चन। आपको लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम्स के साथ मैच करना है एंड आपको बताना है कि विच इज द राइट कोड। मीन्स ए बी सी के लिए 1 2 3 4 में से राइट कोड क्या है। लिस्ट 1 में आपको दी गई है थ्योरीज के नाम एंड लिस्ट 2 में दिए गए हैं थ्योरिस्ट के नाम, मीन्स जिन्होंने इन थ्योरीज को दिया है। सो लिस्ट 1 में है हाइजीन थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। लिस्ट 2 में है अब्राहम मास्लो, विक्टर व्रोम, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, डॉगलस मैकग्रेगर। सो अब हम लोग मिलकर बनाते हैं भाई ए बी सी के लिए राइट मैच फ्रॉम 1 2 3 4। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैम ए बी सी यहाँ पर है तो लिस्ट 2 के अंदर भी 1 2 3 होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। एग्जामिनर हो सकता है आपको लिस्ट 1 के अंदर ए बी सी दे दे और लिस्ट 2 के अंदर 5 पॉइंट्स दे दे, तो वहां पर कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाता है। आपको ढूंढना पड़ता है भाई 3 के लिए इसमें से 3 कौन से सही मैच होंगे, है ना। एक तो आपके सामने 3 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट इधर है, लेकिन जब एक तरफ 3 है और एक तरफ 4 या 5 है तो भाई उनमें से कंपैरिजन करने में टाइम भी तो लगेगा ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन उस टाइम को कैसे आप लेस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइजीन थ्योरी जो है ये है भाई ड्यूल फैक्टर थ्योरी, जिसमें इस थ्योरिस्ट ने 2 फैक्टर्स के बारे में बात की थी, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। सो आप लोगों को याद आ गया होगा कि हाइजीन थ्योरी किसने दी है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है। सो ए का मैच हो जाएगा हमारा 3। बट ए का मैच जो है 3 वो आप लोग ध्यान से देखें वो ए के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। दैट मीन्स आपका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। बट ये आप लोगों को बी के मैच करने के बाद पता चलेगा कि आपका आंसर ए है या सी है। थ्योरी एक्स एंड वाई गिवन बाय किसने दी है, मैक ग्रेगर ने दी है। सो जैसे ही आपका बी का मैच 4 होगा ना गाइस, अब आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले, प्लीज माइंड में फिक्स कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम के अंदर और आपसे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ए का मैच सही निकला, आपका बी का मैच सही निकला, तो वहां पर प्लीज अगर आपको एक भी ऑप्शन दिख जाए, जैसे यहाँ पर 3 4 हमारा ए और बी के लिए करेक्ट मैच है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो सी का मैच मिलाने में। अगर आपको वहां पर दिख जाए भी ए का मैच 3 और बी का मैच 4, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है और आप उस पर 100 या आप उस पर 200% श्योर हो, तो फटाफट से उसी को आंसर चूज कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर दो। अपना टाइम वेस्ट मत करो कि आप सी का मैच वहां पर मिलाने लग जाओ। लेकिन ये तभी करना जब आप ए और बी के मैच पर 100% श्योर हो और वो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, जैसे बी का मैच 4 और ए का मैच 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ये दी है विक्टर ब्रूम ने। ओके, बाकी अब्राहम मास्लो के बारे में यहाँ पर पॉइंट नहीं पूछा। अगर होता तो यहाँ पर मास्लोज की जो नीड हिरार्की थ्योरी है जिसमें उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बात की है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर कहीं पर दिख जाती, फिर आपको यहाँ पर ए बी सी डी दिखता और ए बी सी डी के लिए 1 2 3 4 में से मैच करना पड़ता। ठीक है, सो हमारा आंसर है 3 4 2 फॉर ए बी सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। Which of the following combination consists of correct statement? कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको ए बी सी डी दे दिया जाता है और चारों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपका टाइम मतलब आपके लिए लेंदी क्वेश्चन बनाना चाहता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनाना चाहता है, आपके माइंड को और भी ज्यादा कंफ्यूज करना चाहता है, तो वो क्या करता है, पहले तो वो ये पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिर आपको 3 4 स्टेटमेंट दे देगा और फिर कोड्स दे देगा। मीन्स पहले आपको वो चारों स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, फिर उनमें से चूज करना पड़ेगा कौन सी राइट स्टेटमेंट है, फिर आपको कोड में बताना पड़ेगा कि भी 1 और 2 सही है या 3 और 4 सही है। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट की कैटेगरी में तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर, कंट्रोल एंड प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड।
Second statement is control is not meant for man but for activities. Control is a circular movement. अब इन तीनों में से डिसाइड करते हैं विच इज द राइट स्टेटमेंट, देन हम कोड डिफाइन कर पाएंगे. कंट्रोल एंड प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड. यस, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं? बिकॉज गाइज, मतलब मैंने आप लोग को बहुत बार बताया कि प्लानिंग में जो चीजें आप प्लान करते हो अगर वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होती तो आप कंट्रोलिंग के अंदर जाकर उन चीजों को कंट्रोल करते हो और फिर उन चीजों के रिगार्डिंग जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए थे उनको आप डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास लेकर जाते हो. लाइक आपने प्लानिंग में प्लान किया था भाई आप 100 यूनिट्स जो है वो पर पर्सन को निकालनी होंगी वीकली, ठीक है, एक वीक में. लेकिन क्या हुआ भाई, जो आपके एम्प्लॉय है वो निकाल नहीं पाए 100 यूनिट्स पर वीक. तो उस केस में आप कंट्रोलिंग करोगे, वहां पर ये देखोगे कि भाई एम्प्लॉय क्यों नहीं 100 यूनिट्स बना पाए. मीन्स मशीन्स में कोई प्रॉब्लम थी या मटेरियल टाइम पर नहीं आ पा रहा था, या वर्किंग कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम है, लाइटिंग, नॉइस पॉल्यूशन, मतलब ये सारी चीजें. तो अब क्या हो रहा है, अब आप कंट्रोलिंग के अंदर जाकर उन प्लान की हुई चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें. भाई हमें एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास लेकर जाना है. मीन्स फॉर एग्जांपल आपने 80 यूनिट बना दी लेकिन 100 नहीं बनी, तो ये 20 यूनिट का जो गैप है आप इसको कंट्रोलिंग में जाकर कंट्रोल करोगे और डिजायर्ड रिजल्ट्स को गेट करोगे. दैट्स वाई कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड. अब भाई, अब यहाँ पर एक पॉइंट समझो आप लोग, कितना अच्छा पॉइंट. मीन्स जहां पर भी आपको 1 नहीं दिखेगा ऑप्शंस के अंदर वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता. बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट अगर किसी ऑप्शन के अंदर 1 नहीं है दैट मीन्स वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. मीन्स अब आपका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा. सॉरी, मैंने डी यहाँ पर डाल दिया, बट डी का तो कहने का मतलब है भी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो सी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पर 2 एंड 3 है, 1 नहीं है. Statement 2. Control is not meant for man but for activities. Yes guys, this statement is also right. क्यों? क्योंकि कंट्रोल में आप मैन को कंट्रोल नहीं करते हो बट उन ह्यूमन रिसोर्स ने जो एक्टिविटीज की जिनकी वजह से आप अपने एस्टैब्लिश्ड गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, आप उन एक्टिविटीज को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो ताकि इन फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटीज दोबारा से अकर्ड ना हो और एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट्स में गैप्स ना आए. तो आप उन एक्टिविटीज को करेक्ट करते हो, करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस उठाकर, ना कि मैन को. ठीक है, मैन जो वो गलत एक्टिविटीज करता है आप उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हो. जब उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हो तो इंसान अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज कंट्रोल इज अ सर्कुलर मूवमेंट. सो येस गाइज, कंट्रोल इज अ सर्कुलर मूवमेंट बिकॉज हम सब क्या सोचते हैं गाइज कि पहले प्लानिंग होगी, देन ऑर्गेनाइजिंग होगी, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. लेकिन जब आप मैनेजमेंट के अंदर, जब आप कंपनी के अंदर छोटे से छोटे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हो तो आप हमेशा साथ के साथ कंट्रोल करते हो. ये नहीं आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कर दी उसके बाद आप कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, आप हर एक स्टेज पर कंट्रोल करते हो. तो एक सर्कुलर मूवमेंट है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलती रहती है. सो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगी और हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैंने आप लोगों को एक बार एक पॉइंट बताया था कि एग्जामिनर जो है वो टॉपिक्स को बार बार रिपीट करता रहता है लेकिन उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछने के जो तरीके होते हैं वो चेंज कर देता है. लाइक कभी उस टॉपिक में से असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछता है, कभी मैच द लिस्ट का, कभी असर्शन रीजन का, कभी स्टेटमेंट्स का. आप लोगों को याद होगा दिसंबर 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्रूटमेंट, रिटेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एक्वायरिंग, ये इनमें से कौन सी प्रोसेस का पार्ट है. तो वहां पर हमारा आंसर था स्टाफिंग, आपको याद होगा वो. ठीक है, अब वहीं से ये क्वेश्चन पुटअप हो गया गाइज, लेकिन पूछने का तरीका कितना डिफरेंट है. तो देखो यहाँ पर क्या पूछा, स्टाफिंग इंक्लूड मींस उस क्वेश्चन के अंदर आंसर स्टाफिंग था
और ये जो चारों पॉइंट दिए गए हैं ये क्या थे, ये क्वेश्चन के अंदर थे, और यहाँ पर ये ऑप्शंस के अंदर है और स्टाफिंग यहाँ पर क्वेश्चन है। सो पूछा गया कि स्टाफिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है इनमें से। पॉइंट 1 ट्रेनिंग, पॉइंट 2 अप्रेजल, पॉइंट 3 प्लेसमेंट एंड पॉइंट 4 डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर आपको बताने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मीन्स इन चारों में से आपको वो पॉइंट चुनने हैं जो कि स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड है। तो गाइज स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग इंक्लूड है, अप्रेजल इंक्लूड है, प्लेसमेंट इंक्लूड है, बट डायरेक्टिंग इंक्लूड नहीं है, बिकॉज डायरेक्टिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैनेजरियल फंक्शन है जो कि कंट्रोल से पहले आता है। ठीक है, ओके जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग तो अपने आप में ही मैनेजरियल फंक्शन है भाई, वो स्टाफिंग का पार्ट है, वो अपने आप में ही एक मैनेजरियल फंक्शन है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से गाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कंसेप्ट को क्लियर करो तो उनमें से किसी तरह से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो अब 25th question guys. Assertion. Management is a continuous process involving the integration of all function. Reason. मैनेजर जो है वो फर्स्ट प्लान करता है, मतलब पहले प्लानिंग करता है भाई व्हाट, हाउ एंड वेयर, व्हेन, देन वो ऑर्गेनाइज करता है, मतलब एक्टिविटीज को और पर्सन्स को ऑर्गेनाइज करता है भाई, इन पर्सन को, इन डिपार्टमेंट्स को ये एक्टिविटीज करनी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी एक्टिविटी होंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी एक्टिविटी होगी। फाइनली फिर वहां पर कंट्रोलिंग आता है, मीन्स आपको यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में बताया गया कि पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि विच इज द राइट कोड, मीन्स ऑप्शन ए both assertion and reason are correct and reason R is the correct explanation of A. Option B, A and R correct but R is not correct explanation of A. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, reason is correct but assertion is correct. अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, जहां पर ये पॉइंट होता है कि R is the correct explanation of A, एक ऑप्शन में तो ये कह दिया और एक ऑप्शन में कह दिया आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको ये तो पता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन एंड रीजन, बट आर ए की एक्सप्लेनेशन है या नहीं है उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको कैसे डिसाइड करोगे? देखो असर्शन में क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके अंदर सारे फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, सारे फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, सारे मैनेजरियल फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक होते हैं। सो असर्शन में तो कह दिया भी मैनेजमेंट एक हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, मींस आज अगर आप 100 लोगों को मैनेज कर रहे हो तो कल को इन 100 में से 50 किसी की डेथ हो जाएगी, कोई रिटायर हो जाएगा, कोई कंपनी को छोड़कर चला जाएगा, या आप निकाल दोगे, उन 50 की जगह फिर अदर 50 लोग आएंगे, फिर उनको मैनेज करोगे। तो ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ये नहीं आज आपने अपने एम्प्लॉयज को मैनेज किया या रिसोर्सेज को मैनेज किया तो 10 साल तक वही मैनेजमेंट चलता रहेगा। फिर यहाँ पर ये जो बात की ना इंक्लूडिंग ऑल फंक्शंस, उन ऑल फंक्शंस को फिर किस में बता दिया, रीजन में बता दिया कि भाई मैनेजर पहले प्लान करेगा, देन ऑर्गेनाइज करेगा और फाइनली कंट्रोल करेगा। सो ए में उस चीज के बारे में इतना सा बता दिया और रीजन में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी भाई आखिर वो फंक्शन कौन से है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ट्रेड यूनियंस। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इनमें से कौन सी ट्रेड यूनियन इंडिया की यूनियन नहीं है, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए BMS, ऑप्शन बी ILO,
ऑप्शन सी INTUC एंड ऑप्शन डी AITUC। वेरी इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पर मुश्किल क्यों हो गया आप लोगों के लिए? बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को एब्रीविएशन फॉर्म में दी हुई है। अगर ये ऑप्शंस आप लोगों को फुल फॉर्म में दिए होते ना तो आप लोग 1 सेकंड में आंसर बता देते। इसीलिए एग्जामिनर ने आपको ये एब्रीविएटेड फॉर्म्स में दी है। ठीक है, तो अब आपको 4 यूनियंस के नाम दिए गए, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी यूनियन इंडिया की सेंट्रल ट्रेड यूनियन नहीं है, बिकॉज वो इंडियन यूनियन नहीं, वो इंटरनेशनल यूनियन है। एंड दैट इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन। अब इन चारों यूनियंस के बारे में चलिए क्लियरली पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BMS के बारे में। आपको सबसे पहले इन चारों की फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क यू कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMS। तो BMS की फुल फॉर्म है भारतीय मजदूर संघ। इसके साथ ही एक्स्ट्रा 2 इंफॉर्मेशन को भी करते हैं, बिकॉज अगर आप कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ रहे हैं, आप कंबाइन यूनिट में, और आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको वहां पर फाउंडिंग जो ईयर्स होते हैं और हेड क्वार्टर्स जो होते हैं वो भी पढ़ लेने चाहिए गाइस। बिकॉज एग्जामिनर का कुछ नहीं पता यहाँ से कितना अच्छा क्वेश्चन सेट हो सकता है कि लिस्ट 1 में आपको इन चारों यूनियंस के नाम दे दिए, लिस्ट 2 में इन चारों यूनियंस की फुल फॉर्म दे दी, या फिर लिस्ट 1 में इन चारों यूनियंस के नाम दे दिए और लिस्ट 2 में इनके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है उनके नाम दे दिए। ठीक है, क्योंकि हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ सकता गाइस, बिकॉज हेडक्वार्टर जो है वो इन सब का न्यू दिल्ली के अंदर है। और हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि BMS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। भारतीय मजदूर संघ जो है ये फाउंडेड हुई थी 23 जुलाई 1955 को। इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड हुई थी 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1919 में। इसका हेड ऑफिस है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। INTUC is an Indian Central Trade Union. Indian National Trade Union Congress is the full form of INTUC. ये फाउंड हुई थी 3 मई 1947 को बाय वल्लभ भाई पटेल। मीन्स इसके फाउंडर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। देन AITUC से रिलेटेड गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली, प्लीज उसको राइट डाउन कर लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड ऑन 31 अक्टूबर 1920। इसका भी हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। AITUC इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। मींस ये सबसे पहली ट्रेड यूनियन इंडिया के अंदर बनी थी 1920 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया तो आपका आंसर होगा AITUC। तो ABCD के अंदर इन चारों के नाम दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूनियन इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा AITUC, बिकॉज ये 1920 में बनी थी। ठीक है, ये था हमारा ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएं इनको दिमाग में फिक्स कर लो, इन पर नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट था 37th क्वेश्चन। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन विच दे आर प्रैक्टिस्ड। आपको 4 प्रोसेस और यू कैन से 4 कंसेप्ट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कंपनी के अंदर इन चारों ही कंसेप्ट्स को किस सीक्वेंस में प्रैक्टिस किया जाता है। मींस पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद कौन सा। 4 पॉइंट है यहाँ पर: प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपको कोर्स में बताना है कि राइट सीक्वेंस क्या है इन चारों फंक्शंस को प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले आप लोग करते हैं रिक्रूटमेंट। मींस आप एक पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट करते हैं जिसमें से आप बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर पाए। फिर आपने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं आप उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज भाई हो सकता है कि उसके वो स्किल्ड पर्सन है लेकिन आप उसको और ज़्यादा स्किल बनाना चाहते हो ताकि वो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाए, तो आप उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हो। उसके बाद
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उनके बिहेवियर और उनके काम करने के तरीके के अंदर जो चेंजेस आते हैं, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स और अच्छे से अचीव कर पाती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से उनके काम करने के अंदर क्या चेंजेस आए, तो आप उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद अगर किसी, फॉर एग्जांपल ए और बी दो एम्प्लॉय थे, आपने जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की तो ए की परफॉर्मेंस जो है वो काफी कम थी और बी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तो आप बी को तो क्या कर दोगे, प्रोमोट कर दोगे, और ए को आप क्या करोगे, डिमोट करोगे। ठीक है। सो क्या होगा, रिक्रूटमेंट, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन प्रमोशन या फिर डिमोशन। ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर। सो 3 4 2 1 इज द राइट सीक्वेंस एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, Which of the following purposes is not served by performance evaluation? Means इनमें से वो कौन सा पर्पस है जो कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का नहीं है। मीन्स आप अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो, तो इनमें से कौन सा पर्पस है जो कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को रेक्टिफाई नहीं करता। ऑप्शन ए, डिसीजंस अबाउट ट्रांसफर, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन। Option B, centralization and decentralization of decision making authority. Option C, identification of training and development needs. And option D, criterion against which selection and development programs are validated. So guys, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिसाइड करना भी, आप अपनी कंपनी के अंदर डिसीजन सेंट्रल लेवल पर लोगे या हर एक डिपार्टमेंट्स को डिसीजन लेने की अथॉरिटी होगी, इस चीज का डिसीजन आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन से नहीं लेते हो। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज आपको नोट का जवाब देना है। बट किन एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करना है, किन को प्रमोट करना है, किन के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, मतलब उनको निकालना है, वो उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उनको प्रमोट करोगे, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो या तो आप उनको ट्रांसफर करोगे लोअर जॉब पर, या उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दोगे। उसके बाद अगर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, क्राइटेरियन अगेंस्ट सिलेक्शन, और आप फिर ये देखोगे कि भी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उनको सिलेक्ट करोगे, उनको डेवलप करोगे।